जय हिंद। तो आज हम लोग 40 से आगे बढ़ने वाले हैं। जो कल हम वो लोगों ने डिस्कस किया था 40 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जून 2024 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जून 2024 का पेपर, और इस पर हम लोग का एक वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है। और आज डे है 13। डे 13 हम लोग का PYQ सीरीज का चल रहा है, जिसमें कि हम लोगों ने 2 ईयर का अगस्त का ऑलरेडी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। और जून का 20 क्वेश्चन तक हम लोग जून का कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग का जून से 20 नंबर से आगे बढ़ने वाले हैं। 20 से 40 से आगे बढ़ने वाले हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी हो चुका है, मतलब कि 1 से 20 और 20 से 40, और आज को हम लोग 41 से 60 तक कवर करने वाला है। तो ध्यान से देखना है, और अगले 40 मिनट तक आप लोग को सीरियस वे में अपना कॉपी और पेन खोल करके रखना है और नोट करते हुए चलना है, जैसे कि आप लोग हर वीडियो में करते हुए आए हो। तो क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे, और ये सारा का PDF आप लोग को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो 41 नंबर में कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। कैबिनेट मिशन द्वारा केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन की योजना, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा। और ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कल के ही BPSC पेपर में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था। मतलब कि जो 13 दिसंबर को जो BPSC का एग्जाम हुआ, 17th BPSC का, 17वीं BPSC का, वहां पे ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत, अंतरिम सरकार का अंतिम बैठक, और पाकिस्तान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना का निर्वाचन। तो इसको मैच करना है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये वाला जो एरिया है 1940 से 47 वाला एरिया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एरिया है। तो कैबिनेट मिशन द्वारा अंतरिम सरकार की गठन ये होगा 1946 में होगा। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये भी 1946 में होगा, और ये होगा 16 अगस्त 1946 को होगा। और इससे पहले अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है। अंतरिम सरकार का गठन के बाद ही ये जिन्ना जो है प्रत्यक्ष डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा करता है। उसके बाद संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत, ये भी 1946 में ही हो जाता है। संविधान सभा के सत्र का शुरुआत। अंतरिम सरकार का अंतिम बैठक अंतिम बैठक होता है 1947 में, लेकिन गठन होता है 1946 में ही। पाकिस्तान सभा के अध्यक्ष के रूप में जिन्ना का निर्वाचन, ये तो 1947 के एंडिंग में होगा, जब भारत पाकिस्तान जब अलग हो जाएगा। तो ये वाला सिनेरियो में ABCDE ही इसका मैच है, ऑलरेडी मैच है ABCDE। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला जो एरिया है, इसमें मंथ के साथ आप लोग याद करके रखेंगे तो आप लोग के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। क्योंकि अगर मंथ याद नहीं होगा तो फिर फंसने का चांस होगा इस तरह का क्वेश्चन में। क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1946 से ही 3 स्टेटमेंट 1946 वाला है: अंतरिम सरकार का गठन, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और संविधान सभा के सत्रों की शुरुआत। तो ये तीनों 1946 का घटना है, लेकिन ये एक के बाद एक होता है। तो इस तरह ABCDE जो है ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सब स्टेटमेंट आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करके चलना है, जो कि 1940 से 47 का टाइम पीरियड है, जो भी PYQ में पूछा है। ये आप लोग के लिए डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कैबिनेट मिशन 1946 में ब्रिटिश सरकार ने भेजा था, जो कि संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए भेजा गया था। प्रस्ताव का उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों की मांग से संबोधित करना था। तो ये 1946 डायरेक्ट एक्शन डे, तो 16 अगस्त 1946 ये एक फेमस घटना होता है, और इससे ऑलरेडी PYQ पूछा जा चुका है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और आने वाले समय में भी ये वाला एरिया से क्वेश्चन बनते हुए नजर आएगा। उसके बाद संविधान सभा का सत्र शुरू हो गया था दिसंबर 1946 में, ये शुरू हुआ था। और अंतिम सरकार का अंतिम बैठक जो है ये अगस्त 1947 में हुआ था। और जिन्ना का पाकिस्तान सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, ये चुना गया था 11 अगस्त 1947 को। और यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए दिया गया है, जो कि आप PDF से आप लोग को पढ़ना है। यहाँ पे पूरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग PDF से ये वाला घटना को, हर एक घटना को डिटेल से आपको पढ़ना है। PDF से भी पढ़ना है, और ये स्पेशल जो 1940 से 47 वाला एरा है, ये आपको बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम से आप लोग को कवर करना है, ताकि यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे।
यहाँ से रिपीटेड होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, हर ईयर लगभग क्वेश्चन यहाँ से बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। वैदिक साहित्य में व्रीहि शब्द से क्या अभिप्रेत है? व्रीहि, व्रीहि मतलब क्या होता था? गेहूं, जौ, मक्का, चावल। तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर चावल है, जो कि एक आसान क्वेश्चन था ये। व्रीहि का मतलब होता है चावल। ये हम लोग पढ़ते हैं वैदिक साहित्य के समय में व्रीहि शब्द का प्रयोग चावल के रूप में किया जाता है। यह शब्द अक्सर वेदों में वर्णित विभिन्न भजनों और अनुष्ठानों में पाया जाता है, जो वैदिक समाज और संस्कृति में इसके महत्व को दर्शाता है। तो ये याद रखना है, व्रीहि का शब्द जो है वो चावल से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43 नंबर, और 43 में सिख गुरु के बारे में दिया गया है और उनके द्वारा किया गया प्रमुख कार्य दिया गया है। इससे ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, क्वेश्चन बन चुका है, क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया था। कौन से सिख गुरु के बाद कौन आता है, कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया था। और यहाँ पे दिया गया है कि उनके द्वारा कौन सा विशेष काम किया गया है। गुरु अंगद, तो गुरु अंगद के द्वारा गुरुमुखी लिपि लिखा गया था। ए का वन, ए का वन, ए का वन, ए का वन मैच करेगा तो बी का टू ऑटोमेटिक ही मैच कर रहा है। गुरु रामदास का अमृतसर मंदिर, और गुरु अर्जुन देव का तो आदि ग्रंथ इनका फेमस है। सी का थ्री, सी का थ्री और डी का फोर हो जाएगा, मतलब गुरु गोविंद सिंह का खालसा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। आप देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये सब क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर अगर ये सब क्वेश्चन अगर छूट जा रहा है एग्जाम हॉल में, या फिर ये सब क्वेश्चन अगर गलत हो जा रहा है एग्जाम हॉल में, तो फिर सोचने वाला विषय है ये, क्योंकि ये सब क्वेश्चन अधिकतर स्टूडेंट ये सब क्वेश्चन सही करेंगे, और अगर आप गलत कर देते हो ये सब क्वेश्चन तो फिर बहुत पीछे आप चले जाओगे। देखिए, गुरु अंगद जो कि गुरुमुखी लिपि दूसरे सिख गुरु थे ये, उन्होंने गुरु नानक के भजनों को इस लिपि में लिखा और पंजाबी भाषा के लिए ये मानक बन गया गुरुमुखी लिपि। और गुरु अमरदास, ये तो अमृतसर मंदिर बनवाए थे। चौथे सिख गुरु थे गुरु अमरदास, और हरमंदिर साहिब जिसको कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया, जो सिख धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। उसके बाद गुरु अर्जुन, आप लोग को ये कमेंट करके बताना है कि ये जो भूमि है ये कौन दान में देता है, भूमि कौन दान में देता है इसको बसाने के लिए। नेक्स्ट है गुरु अर्जुन, गुरु अर्जुन देव जो कि आदि ग्रंथ के संकलन करता थे। पांचवे गुरु ये थे, मतलब कि गुरु अंगद दूसरे गुरु, गुरु रामदास चौथे गुरु और गुरु अर्जुन देव ये पांचवें गुरु। आदि ग्रंथ जिसे गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा संकलन किया गया था। और गुरु गोविंद सिंह ये जो है ये खालसा के लिए जाने जाते हैं। 1699 में खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना किया था। एक सामूहिक संगठन है जो पवित्रता और धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है। इस संस्था ने सिख समुदाय की रक्षा करने तथा उनके धार्मिक और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मतलब कि ये एक सैन्य ताकत के रूप में उभारना चाहते थे गुरु गोविंद सिंह। और जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो वहां पे गुरु हर राय दिया हुआ था, और सबको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया था। तो ये वाला जो एरिया है सिख गुरु, तो सिख गुरु भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है, जो कि आप लोग को अच्छा से कवर करना है। क्वेश्चन नंबर 44 कालक्रम में सजाने के लिए दिया गया है। एम एस वत्स द्वारा हड़प्पा में उत्खनन आरंभ किया जाना, आई एम व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खननीय जाना, एस आर राव द्वारा लोथल में उत्खनन आरंभ किया जाना, बी बी लॉल और बी के थापर द्वारा कालीबंगा में उत्खनन आरंभ किया जाना। तो ये वाला सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन पूछा गया है, और किसका कब उत्खनन किया जाता है यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से इस तरह का क्वेश्चन अक्सर बनता है। पास्ट में तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत बना करता था, लेकिन अब यूजीसी इस तरह का क्वेश्चन पूछना थोड़ा कम कर दिया है। पास्ट में इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत क्वेश्चन बनता था, लेकिन अब थोड़ा मोड़ा कम कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला एरिया जो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो कालक्रम में लगाने के लिए दिया गया है, इसका ए बी सी डी ई जो है ऑलरेडी ये पूरा का पूरा मैच्ड ही है, ए बी सी डी ई। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको आता है इस तरह का क्वेश्चन तब तो अच्छा बात है, आप लोग अपना कॉमन सेंस से
जितना आता है अपने नॉलेज के बेस से आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करो। और अगर नहीं आता है तो आप लोग को ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन खोजना है जिसमें कि कालक्रम में लगाने के लिए ऑलरेडी लगा हुआ दिया है, जैसे कि ABCDE। तो अधिकतर समय चांस रहता है कि यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बात हर वक्त जो है अप्लाई नहीं होता है, ये बात को भी ध्यान देना है। तो हड़प्पा की खुदाई की शुरुआत जो है MS वत्स द्वारा 1920 में किया जाता है, और व्हीलर के द्वारा जो है खुदाई किया जाता है 1940 में, और लोथल का खुदाई 1950 में SR राव के द्वारा, कालीबंगा की खुदाई किया जाता है 1960 के दशक में, और ये जो है धोलावीरा ये है 1980 के दशक में RS विस्ट के द्वारा इसका खुदाई किया जाता है। तो ये बहुत हार्ड क्वेश्चन भी इसको नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे सारा खुदाई कौन किया था और कब किया था ये भी आप लोग पढ़ते हैं। तो वहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट करके इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ ये क्वेश्चन नहीं था। और बाकी ये जो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको PDF में जा करके पढ़ सकते हो डिटेल्ड वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। इसमें फिल्म और निर्देशक के बारे में पूछा गया है, और UGC इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि धर्मात्मा से ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, भक्त विदुर से ऑलरेडी पास्ट में क्वेश्चन पूछा है UGC। तो भक्त विदुर जो है कहाँ से मैच करेगा? कांजी भाई राठौड़ से मैच करेगा। A का 1 मैच करेगा, A का 1, और आप लोग का आंसर खत्म यहीं पे। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब कि भक्त विदुर का कांजी भाई राठौड़, धर्मात्मा का V शांताराम, ये वाला से अलग स्टेटमेंट देकर भी UGC क्वेश्चन पूछ चुका है। धरती माता ये है नितिन बोस का, और 1857 ये है मोहन सिन्हा का। आप यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में ईयर के साथ बुक का नाम दिया गया है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर सब में ये बुक का दे दिया जाएगा और आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर सजाने के लिए दिया जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो कि 1921, 1935, 1938 और 1857 जो है 1946 में ये लॉन्च हुआ था। तो इसको भी कालक्रम में सजाने के लिए पूछा जा सकता है, जो कि UGC अक्सर पूछता है। किताबों के बारे में दे देगा और किताब को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछ लेगा। या फिर हम लोग अगस्त वाले पेपर में देखे हैं कि हिस्टोरियन को दे देगा और हिस्टोरियन को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दे दिया जाएगा, जो कि हम लोग अगस्त वाले पेपर में ऑलरेडी देख चुके हैं। और आने वाला समय में हम लोग इस तरह का क्वेश्चन और भी देखेंगे, जो कि बुक को क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए पूछा है, जिसमें कि एक अमीर खुसरो का फेमस है, नूरे सिपर, तुगलकनामा, ये सब अमीर खुसरो का 4 किताब दे दिया था, और उसको बोला था कि इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाओ कि कौन सा किताब किसके बाद पब्लिश हुआ था। तो उस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए बी रेडी उस तरह के क्वेश्चन के लिए। भक्त विदुर देखिए, भक्त विदुर 1921 में काजी भाई राठौर द्वारा निर्देशित किया गया था। सामाजिक और राजनीतिक विषयों को शामिल करने वाली पहली फिल्म से एक था ये। उसका धर्मात्मा 1935, ये शांताराम V शांताराम द्वारा निर्देशित किया गया था। V शांताराम एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता थे। धर्मात्मा अपने नैतिक और आचरिक प्रवृत्ति के लिए जाना जाता है, जो संत एकनाथ के जीवन पर केंद्रित है, और इसीलिए इससे क्वेश्चन ऑलरेडी UGC पूछा है, क्योंकि ये भक्ति से कनेक्ट हो रहा है, संत एकनाथ के जीवन पर ये केंद्रित है। उसके बाद धरती माता, यह नितिन बोस द्वारा निर्देशित किया गया है। स्वतंत्रता पूर्व भारत के ग्रामीण जीवन और कृषि संबंधी मुद्दों का चित्रण इसमें किया गया धरती माता में। और 1857 ये मोहन सिन्हा द्वारा निर्देशित किया गया है, और ये एक 1857 के भारतीय विद्रोह पर आधारित फिल्म है, जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले विद्रोह में से एक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हल्के में नहीं लेना है। इस तरह का क्वेश्चन नंबर उठाने वाला क्वेश्चन ये बन जाता है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर का तैयार नहीं होता है, और यदि आप अगर इसका तैयारी करके जा रहे हो तो आप एक कदम बाकी स्टूडेंट से आगे रहोगे। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे। इसमें पूछ रहा है कि कथन किस इतिहासकार से संबंधित है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हिस्टोरियन का सीधे कोटेशन दे करके पूछ लेता है कि ये वाला कोटेशन किसका है। तो वीडियो को पॉज करके पहले कोटेशन आप लोग को पढ़ लेना है। संत अगस्टाइन ने आरंभिक ईसाई की दृष्टि से इतिहास देखा,
टिलोमोंट ने 17वीं सदी के फ्रेंच व्यक्ति की तरह, गिब्बन ने 18वीं सदी के अंग्रेज व्यक्ति की तरह, मॉमसन ने 19वीं सदी के जर्मन की तरह इतिहास को देखा। यह पूछने का कोई अर्थ नहीं है कि कौन सा दृष्टिकोण सही था। प्रत्येक दृष्टिकोण उसे स्वीकारने वाले व्यक्ति के लिए केवल एक ही बचा हुआ दृष्टिकोण था। तो ये वाला जो कोटेशन है, ये वाला एक फेमस कोटेशन है आर कॉलिंगवुड का, जिसने द नेचर ऑफ हिस्ट्री लिखा। तो आरजी कॉलिंगवुड का ये वाला फेमस स्टेटमेंट है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 2। और ये वाला जो बात है कि केवल वो व्यक्ति जानता है, व्यक्ति के लिए केवल एक ही बचा हुआ है, तो ये जो है एक और स्टेटमेंट से कनेक्ट होता है, जो कि है देयर इज नॉट नो लास्ट ट्रूथ इन हिस्ट्री, जो कि हर पे आफीन का बात है। मतलब इतिहास में कोई भी कुछ भी सत्य नहीं है, अंतिम सत्य जैसा इतिहास में कुछ नहीं है, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं है, बल्कि इतिहासकार अपने आप को दोहराते हैं। ये भी एक अलग स्टेटमेंट है, हेनरी एडम्स का ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट से डायरेक्ट आप लोग को क्वेश्चन बनता है, और आप लोग, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को पिछला वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस तरह का स्टेटमेंट को आप लोग अपने कॉपी में मेंशन करके रखना है, जो कि आप लोग को लास्ट टाइम में काम आएगा, क्योंकि स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, और तभी आप लोग हक्का बक्का हो जाएंगे कि अरे ये स्टेटमेंट तो पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो पीवाईक्यू में जितना स्टेटमेंट है, कम से कम उतना स्टेटमेंट आप लोग को कवर करके चलना है। जितना हो सक रहा है मैं आप लोग को कवर करा रहा हूँ, और जो भी इधर उधर का मैं बोल रहा हूँ कि वो सबको भी आप लोग को कवर करके चलना है। तो आर कॉलिंगवुड एक ब्रिटिश दार्शनिक और इतिहासकार थे। द आइडिया ऑफ हिस्ट्री लिखा गया था इनके द्वारा, विचारों का इतिहास लिखा गया था। और इसका ये कोटेशन भी है, अगर इस तरह का कोटेशन आएगा कि संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, अगर ये कोटेशन अगर पूछ लिया, तो आप लोग का आंसर आर कॉलिंगवुड ही होगा उसका आंसर। कॉलिंगवुड ने इस बात पर जोर दिया कि इतिहास इतिहासकार के मन में अतीत के अनुभव का पुनः चित्रण है। यह वक्तव्य कॉलिंगवुड के इस दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता है कि प्रत्येक इतिहासकार अपने विशेष दृष्टिकोण से लिखता है, जो उसके अपने समय और स्थान से प्रभावित होता है। ये सारा कुछ विचारधारा का खेल है। अगर हिस्टोरियन अगर उदारवादी है तो उदारवादी दृष्टि से लिखेगा, अगर हिस्टोरियन मार्क्सवादी है तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण से लिखेगा, अगर राष्ट्रवादी है तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से लिखेगा, अगर एनाल्स से वो जुड़ा हुआ है तो एनाल्स का दृष्टिकोण से वो लिखेगा। तो इसीलिए इसमें ये बताया गया है कि विचार जो है, विचारधारा, हिस्टोरियन का विचारधारा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो प्रो नेशनलिस्ट है तो वो प्रो नेशनलिस्ट के हिसाब से अपना किताब को वो लिखेगा। तो इसीलिए विचार जो है एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, सिर्फ हिस्ट्री में ही नहीं, हम लोग समाज में भी देखते हैं कि विचार का इम्पैक्ट जो है हर व्यक्ति के ऊपर पड़ता है, हर व्यक्ति के ऊपर रहता है। ठीक है। और ये कुछ अलग से एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को पीडीएफ से पढ़ लेना है। यूनिट 10 के लिए आप लोग को पूरा का पूरा पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करना है, तब पता चलेगा कि कहाँ से पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है। मैं यहाँ इस शहर का आकार नहीं लिख रहा हूँ, डैश मैंने वहां से जो देखा हुआ मुझे रोम जितना बड़ा प्रतीत हुआ। यहाँ इस शहर से अभिप्रेत मतलब ये जो है किस शहर के बारे में बताया जा रहा है, पाटलिपुत्र, तोसली, मदुरा या विजयनगर। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, ये वाला विजयनगर के बारे में ये बताया जा रहा है। और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि कौन सा यात्री, ये क्योंकि एक यात्री का विवरण है, कौन सा यात्री विजयनगर को रोमन एम्पायर रोम के साथ कनेक्ट करता है, कि ये जो विजयनगर है ये रोम से भी बड़ा था, रोम से भी भव्य था। एक यात्री का फेमस कोटेशन है ये वाला। तो आप लोग को कमेंट करना है, जो विजयनगर साम्राज्य मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है यात्रियों के पर्सपेक्टिव से, कौन यात्री कब आया था, किसके दरबार में आया था, उसने क्या बोला था विजयनगर के बारे में। तो ये वाला एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्षिण भारतीय साम्राज्य था जो कि 14वीं से 17वीं शताब्दी तक फला फूला था। विजयनगर अपने प्रभावी स्थापत्य कला उपलब्धियों के लिए प्रसिद्ध था। उस काल का कई ऐतिहासिक विवरण है जिसमें कि रोम के साथ तुलना किया गया है। शहर का आकार का संदर्भ और रोम की इसकी तुलना विजयनगर के वर्णन से मेल खाती है। तो आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ये वाला जो बात है, रोम के साथ कौन इसको जोड़ा था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में। 48 में वही, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होता है जिसका इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, कुछ कुछ वर्ड होता है जिसका कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, और वहां से क्वेश्चन हर बार यूजीसी पूछता है। जैसे कि देखिए, सराफ जो है,
शराब का क्या मतलब हो जाएगा? शराब का मतलब होता है व्यापारी समूह से होता है, ए का टू। तो ए का टू यहाँ पे आ रहा है और बस यहीं पे आ रहा है। यहीं से ऑप्शन नंबर 4 जो है ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में यदि 1 या 2 भी अगर पता है, जैसे कि ये सुप्तजा जो है, सुप्तजा भी एक इम्पोर्टेंट है, जो कि विनिमय पत्र इसको कहा जाता है, मतलब डी का 3। तो यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि इससे भी आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही आ रहा है। उसके बाद तो मिला ही लेंगे। उसके बाद मिहतार ए दलालन जो है ये मुख्य दलाल है, और दलालत ए बाजराह जो है ये क्या है, दलालों पर एक उपकर है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 48 का वो सही हो जाएगा। सर्राफ वित्त लेन देन में शामिल ऐतिहासिक रूप से एक व्यापक व्यापारिक समूह का हिस्सा है। मित्रान ए दलाल ये अग्रणी मध्यस्थों का संदर्भित करता है। दलालत ए बजराहा ये गतिविधियों पर कर या उपकर से संबंधित है, और सुप्तजा ये वित्तीय लेन-देन से प्रयुक्त विनिमय पत्र है ये। ठीक है? तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, अक्सर यूजीसी पूछता है इस तरह का क्वेश्चन इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी से। क्वेश्चन नंबर 49, जिहाद, हुंडी, खून, फरमान। तो इसको मैच करने के लिए दिया गया कि कौन किसके साथ मैच करेगा। तो ये हुंडी से तो ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है। हुंडी क्या था? हुंडी से ऑलरेडी क्वेश्चन बन चुका है, और ये था विनिमय पत्र था हुंडी। बी का 1। तो बी का 1 यहाँ पे मैच कर रहा है, और बी का 1 कहीं पर भी मैच नहीं कर रहा है। तो फिर इसका आंसर सीधे हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है सही हो जा रहा है। वैसे आप इसको फरमान से भी मैच कर सकते हैं। फरमान का मतलब तो शाही आदेश होता है। ये तो फेमस है, डी का 2। डी का 2 यहाँ आ रहा है, बस यहीं पे आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन में सिर्फ 1 या 2 अगर अच्छा से पता है तो फिर आंसर निकल जाएगा। बहुत ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है इसमें। 1 या 2 अगर पता है तो फिर आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 49। तो उसी प्रकार हुंडी हो गया। जिहाद का क्या हो जाएगा? जिहाद का अतिरिक्त वह उपकर हो जाएगा, और खून का हो जाएगा स्वर्ण सिक्का। खून का मतलब तो स्वर्ण सिक्का होता है, ये भी आप लोग को पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट आंसर है। ये थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जिहाद अतिरिक्त उपकर को कहा जाता है। ये उपकर अक्सर विशिष्ट उद्देश्य जैसे सैन्य अभियान या प्रशासनिक व्यय के लिए लगाए जाते हैं। हुंडी विनिमय पत्र होता है, और खून जो है एक सोने का सिक्का को कहा जाता है, जो कि पहले जमाने में बोला जाता था 1 खून 4 खून में खरीद लिया, बेच दिया। फरमान, फरमान तो शाही आदेश होता है, जो कि फरमान जारी करता है सुल्तान या राजा जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। 50 में भी आप लोग को उसी तरह का क्वेश्चन पूछा है। कजाग, निशान, ऋषि, कसफुल महजूब। तो मैच करना है किससे क्या मैच होगा। तो ये ऋषि यूजीसी ऑलरेडी ऋषि से क्वेश्चन पूछ चुका है, जो कि एक सूफी सिलसिला ही है। सी का 3, सी का 3 आप लोग को मैच करना है। सी का 3 बस एक ही में मैच आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाता है। आप लोग को भी एग्जाम हॉल में पहले चारों को मिलाने का जरूरत नहीं है। जो एक कंफर्म आपको पता है सबसे पहले उसको मिलाइए। उसके बाद ऑप्शन में आप लोग को देखना है कि कहाँ पे मैच कर रहा है। अगर यहीं से अगर काम बन जा रहा है तो फिर टाइम बहुत ज्यादा आप लोग का बच जाएगा, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। 1 2 3 4 ही सही है। कजाग एक जनजाति है। निशान किसी राजकुमार द्वारा जारी आदेश है निशान। ऋषि एक सूफी सिलसिला है, और कसफुल महजूब जो है ये एक ग्रंथ है। ठीक है? तो कजाग एक जनजाति, वे अपने अनूठी संस्कृति, प्रथा और सामाजिक संरचना के लिए जाने जाते थे। निशान जो है राजकुमारों द्वारा जारी किया गया आदेश था निशान। और ऋषि जो है ये सूफीवाद का आदेश है। सूफीवाद एक रहस्यमय इस्लामी विश्वास प्रणाली है, जो आंतरिक पवित्रता और ईश्वर की निकटता पर जोर देता है। और कसफुल महजूब ये एक पाठ है, जो कि मौलिक कार्य के रूप में संदर्भित किया जाता है। और ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आप लोग के लिए, जो कि आप लोग को पीडीएफ से पढ़ लेना है। सारा कुछ यहाँ पे लाइन टू लाइन पढ़ने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, सिंगापुर में मुख्यालय के साथ 1943 में औपचारिक रूप से घोषित अंतरिम आजाद हिंद सरकार को निम्नलिखित मंत्री थे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये वाला जो एरिया है, आईएनए का जो एरिया है 1943 वाला जो
सुभाष चंद्र बोस से कनेक्टेड है। ये वाला एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि एक ही साल में आप देख सकते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन है, और इसके पिछले अगस्त वाला में भी हम लोग देखे कि वहां भी क्वेश्चन पूछा है। तो ये वाला एरिया मैं आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि ये वाला एरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है। सुभाष चंद्र बोस और उनका अंतरिम सरकार, आजाद हिंद फौज का गठन कैसे हो रहा है, कौन सिंगापुर में क्या हो रहा है, जापान का मंत्री क्या कर रहा है, जर्मनी में क्या हो रहा है, और कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा क्या किया जा रहा है, ये सारा कुछ। तो ये पूछ रहा है कि औपचारिक घोषित अंतरिम आजाद कौन जो है मंत्री था, कौन कौन मंत्री था इसमें। तो इसमें कप्तान लक्ष्मी स्वामीनाथन, हाँ ये मंत्री है। एस ए अय्यर, लेफ्टिनेंट कर्नल ए सी चटर्जी, ए एम सहाय, एम एस एन ए। तो एम एस एन ए जो है ये नहीं है, डी जो है नहीं है, सॉरी ई नहीं है, ई नहीं है, और बाकी सब जो है ये सारा का सारा है, मतलब ए बी सी डी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। ये बहुत डीप जा करके ये क्वेश्चन पूछा है, और डीप जा करके क्वेश्चन पूछना लाजमी भी है, क्योंकि अंतरिम सरकार ये जो आईएनए के बारे में, आजाद हिंद फौज के बारे में, ऑलरेडी इजी इजी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है यूजीसी के द्वारा। इसीलिए अब जब भी पूछेगा आईएनए से, वो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन को ही बनाने का कोशिश करेगा। 1943 में औपचारिक रूप से घोषित, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में था। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन आजाद हिंद सरकार में महिला मामले का मंत्री थी ये। एस ए अय्यर प्रसार मंत्री के रूप में ये कार्य किए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल एस एस चटर्जी, एस सी चटर्जी, ये वित्त मंत्री थे। ए एम सहाय, उन्होंने प्रचार एवं प्रसार मंत्रालय को संभाला था। और एम एस आने, जो कि ये अंतरिम सरकार के मंत्री नहीं थे। तो आप लोग को इसको और हार्ड बनाने के लिए मंत्री दे देगा, और सामने उसका मंत्रालय दे देगा, और बोलेगा कि मैच करने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कितना ऑलरेडी मैच्ड ही है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है इसको हार्ड बनाने के लिए, और चूंकि ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसीलिए क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन गजपति शासक नहीं थे। ये उड़ीसा का बात कर रहा है। कौन नहीं था, कपिलेंद्र, ये तो संस्थापक है। राय संध्या, पुरुषोत्तम प्रताप रुद्र। तो ये राय संध्या नहीं था, कपिलेंद्र इसके संस्थापक, उसके बाद पुरुषोत्तम, उसके बाद प्रताप रुद्र। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपिलेंद्र संस्थापक, 1435 में इनका स्थापना किया गया। हुमायूं शाह बहमनी और बंगाल के सुल्तान नसरुद्दीन को हराया गया। पुरुषोत्तम जो कि कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी हुए थे, 1467 में साम्राज्य की सीमाओं को हुगली से पेन्नोर तक विस्तारित कर दिया। प्रताप रुद्र जो कि पुरुषोत्तम के उत्तराधिकारी थे, 1497 से 1540 तक। लेकिन जो ये राय संध्या है, ये गजपति शासक ये नहीं थे, तो इसीलिए इसका आंसर राय संध्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, और ये है आप लोग का पैसेज का क्वेश्चन है, मतलब गद्यांश का क्वेश्चन, जो आप लोग के पेपर 2 में टोटल 10 क्वेश्चन रहता है पैसेज से रिलेटेड। तो आप लोग को पहले ये पैसेज को पढ़ लेना है अच्छा से, इंग्लिश वाले इंग्लिश से पढ़ लेंगे, हिंदी वाले हिंदी से पढ़ लेंगे, और उसके बाद इसका जवाब देना है। हालांकि पढ़ने के बाद इसका आंसर निकलेगा नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका लेखन रामानुज द्वारा नहीं किया गया था। रामानुज ने किसका लेखन नहीं किया है। श्री भाष्य, हाँ इसका किया है। वेदांत दर्शन, तो वेदांत दर्शन का जो रचना है ये रामानुज के द्वारा नहीं किया जाता है, बाकी गीता भाष्य का किया जाता है, और वेदार्थ सामग्र का रचना रामानुज के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वेदांत दर्शन, ये है रामानुज के द्वारा नहीं किया जाने वाला रचना। ये रामानुज के द्वारा नहीं किया गया, बाकी ये जो श्री भाष्य है, गीता भाष्य, वेदार्थ संग्रह, ये सारा रचना रामानुज का रचना है। क्वेश्चन नंबर 54, और ये वहीं से क्वेश्चन है। आप लोग को पहले पैसेज पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है। मैं यहाँ पे पैसेज को हटा चुका हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग पीडीएफ में जाएंगे तो वहां पर तो आपको मिल ही जाएगा, और साथ में यहाँ पर भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि क्या है। उसके बाद सीधे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, रामानुज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। वे एक ब्राह्मण थे जो श्रीरंगम के महान मंदिर में पढ़ाते थे, ये वाला सही है, ये आपको पैसेज में भी मिल जाएगा ये चीज। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर लंबी टीकाएं लिखी, ये भी इनके बारे में सही है। उन्होंने अपनी आत्मा पूर्णतः भगवान के हाथों में रखने
भगवान को इच्छा में विश्वास करने और भगवान को दिया विश्वासपूर्वक इंतजार करने पर बल नहीं दिया गया। तो ये रामानुज के बारे में ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। उन्होंने कर्मकांडी अनुपालन का उपयोगिता को स्वीकार किया। तो हाँ, ये वाला बात सही है, उन्होंने किया था। ये वाला जो बात है कि उन्होंने अपना विश्वास भगवान के प्रति नहीं किया, ये वाला गलत स्टेटमेंट हो जाता है रामानुज के बारे में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 13वीं सदी में रामानुज के सिद्धांत को विकसित करने वाले और उसे पढ़ने वाले आचार्य कौन थे? शंकर, माधव, बसव या अभिनव गुप्त? तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, अभिनव गुप्त इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा माधव। ऑप्शन नंबर 2 जो है 55 का वो सही हो जाएगा। ठीक है, माधव एक प्रमुख शिक्षक थे जिन्होंने रामानुज के बाद वैष्णववाद के सिद्धांत को और विकसित किया। शंकर, बसव और अभिनव गुप्त भारतीय दर्शन और आध्यात्म के अन्य विद्यालयों को भी प्रभावशाली थे वो। तो ये तो थे ही शंकर के बारे में, अभिनव गुप्त के। अभिनव गुप्त से रिलेटेड यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 56, रामानुज ने निम्नलिखित में से किस भगवान की चर्चा की थी? तो ये तो एक आसान सा क्वेश्चन है, जो विष्णु है उसके बारे में ही रामानुज का चर्चा किया गया था। शिव नहीं, कृष्ण नहीं, ब्रह्म भी नहीं, इसका आंसर विष्णु। क्वेश्चन नंबर 56 का। क्वेश्चन नंबर 57 है कि रामानुज के अनुसार मोक्ष का श्रेष्ठ उपाय क्या है? जो कि सबको चाहिए, मोक्ष ही चाहिए। तो मोक्ष का रामानुज के अनुसार क्या है? मोह, मोह नहीं है। कर्मकांडता, ये नहीं है। सघन और तीव्र भक्ति सघन और तीव्र भक्ति, तो ये है। तपस्या, नहीं, इसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3। सघन और तीव्र भक्ति जो है ये मोक्ष का श्रेष्ठ उपाय है। हम लोग भक्ति करेंगे तो हम लोग को मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा उनका मानना है। क्वेश्चन नंबर 58, किसने कहा? स्टेटमेंट दिया हुआ है, यह कहकर प्रत्यक्ष सत्य को छुपाना व्यर्थ है कि परिस्थितियों ने कांग्रेस को विभाजन स्वीकार करने पर विवश किया। परिस्थितियां स्वयं उनकी बनाई हुई थी जो उनके कृत्यों के कारण अपरिहार्य बनी। मुशीरुल हसन, चिमनलाल सीतलवाड़, बी आर नंदा, इवान जेनिंग्स। तो ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये याद रखना है, ये चिमनलाल सीतलवाड़ के द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीतलवाड़, सीतलवाड़ एक प्रमुख भारतीय वकील और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य थे। वह भारत के विभाजन को स्वीकार करने के कांग्रेस के फैसले पर अपने आलोचनात्मक रुख को लिए जाने जाते हैं। ये सीतलवाड़ का मानना था कि विभाजन की परिस्थितियां कांग्रेस के कार्यों और निर्णयों से ही पैदा हुई थी। मतलब ये जो है कांग्रेस जो राष्ट्र का जो विभाजन होता है उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं, उसके ऊपर आलोचना करते हैं और कांग्रेस का ही आलोचना करते हैं। खुद ये कांग्रेस का होकर कांग्रेस की ये आलोचना करते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुसरी मुशीरुल हसन, ये एक भारतीय इतिहासकार जो दक्षिण एशिया में इस्लाम के इतिहास और भारत के विभाजन पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि उनका ये बयान नहीं है। बी आर नंदा, ये भी एक इतिहासकार थे। और इवान जेनिकिंग्स, ये पंजाब के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर थे। तो ये तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है ये वाला स्टेटमेंट इनके लिए। इसका आंसर हो जाएगा चिमनलाल सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, रानी नैनिका निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? इससे यूजीसी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुका है रानी नैनिका से, लेकिन तभी इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं पूछा था। तभी पूछा था 4 महिला दे दिया था एंशिएंट से लेके मिडाइवल तक में, जैसे कि नैनिका, दिद्दा, रड्डा, ये सब के बारे में दिया था और उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया था। प्रभावती गुप्त, ये सब के बारे में दिया गया था एंशिएंट से लेके प्री मिडाइवल इंडिया तक। और उसको बोला था कि इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाओ, ये सब कब कब जो है रूल करती है या फिर इनका कब कब जिक्र होता है हिस्ट्री में। तो उस तरह से क्वेश्चन यूजीसी ऑलरेडी पूछ चुका है। तो ये तो एक रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है। तो ये नैनिका कहाँ से कनेक्टेड होगा? सातवाहन से कनेक्टेड होगा नैनिका। शुंग नहीं होगा, कुषाण नहीं होगा, क्षत्रप भी नहीं होगा। तो नैनिका सातवाहन का इम्पोर्टेंट एक महिला थी। ये सातवाहन वंश की एक प्रमुख रानी थी। यह सातवाहन वंश के प्रारंभिक शासकों में से एक सतकर्णी प्रथम की पत्नी थी। उनके शिलालेख सातवाहन शासन और प्रशासन के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करता है। शुंग राजवंश
मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद पुष्यमित्र शुंग द्वारा स्थापित किया गया। और हम लोग देख चुके हैं कि शुंग राजवंश से क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। क्रोनोलॉजी ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया था। बैक्टीरिया का शासक, महामेघवर्मन, करिकाल का शासन और फिर शुंग का स्थापना कब होता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा है ऑलरेडी। इसी शिफ्ट में हम लोग देख चुके हैं कि क्वेश्चन पूछा है। कुषाण राजवंश, कुषाण तो अपना कनिष्क के लिए जाना जाता है, ट्रेड के लिए जाना जाता है। और शक और क्षत्रप, पश्चिमी क्षत्रप जो कि आक्रमण किया गया था बाहर से। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला तो इजी क्वेश्चन था, 59 ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था वो। और क्वेश्चन नंबर 60, राजा करिकाल किस वंश से संबंधित था? तो इससे तो ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसी ईयर में इसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है कि करिकाल का स्थापना और कालक्रम सजाने के लिए दिया गया था। आप लोग पिछला वीडियो में देखे होंगे। तो करिकाल ये तो फेमस है, चोल से ही कनेक्टेड होगा, पांड्या नहीं होगा, गुप्त नहीं होगा, मौर्य नहीं होगा। तो करिकाल किस वंश से संबंधित है? ये चोल से ही संबंधित है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग के लिए इंफॉर्मेशन है। वह प्रारंभिक चोल वंश के सबसे प्रसिद्ध राजाओं में से एक थे। करिकाल अपनी सैन्य विजय और प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कावेरी नदी पर ग्रैंड एनिकेट मतलब कि कल्लानई के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, जो दुनिया की सबसे पुरानी जल विनियमन संरचना में से एक है। उनके शासनकाल में दक्षिण भारत में चोल प्रभुत्व की शुरुआत हुई। तो ये करिकाल के बारे में याद रखना है। पांड्य राजवंश प्राचीन तमिल राजवंश था जिसने दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। ये चोल के समकालीन थे और क्षेत्रीय प्रभुत्व में प्रायः प्रतिद्वंदी थे। गुप्त वंश से तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को। मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित यह राजवंश अशोक महान जैसे महत्वपूर्ण शासकों के लिए जाना जाता है। राजा करिकाल जो है इससे संबंधित नहीं है। तो राजा करिकाल का क्या आंसर हो जाएगा? चोल वंश हो जाएगा। तो ये था आज का 20 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। आज बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं था। और आज को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। हम लोगों ने 5 पैसेज का भी क्वेश्चन को डील किया जो कि रामानुज से रिलेटेड था। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति वाला जो मूवमेंट है वहाँ से सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, यहाँ से आप लोग को पैसेज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से गद्यांश में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए जो भक्ति वाला एरिया है, भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट, ये वाला एरिया को अच्छा से आप लोग को कवर करके रखना है। ठीक है? आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना है। अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि कैसा वीडियो लग रहा है, इसमें और क्या सुधार करने का ज़रूरत है। अपना फीडबैक इस पर ज़रूर देना है, ताकि मुझको पता चलता रहे कि मैं सिर्फ़ ऐसा ही बोल रहा हूँ या फिर आप लोग को भी समझ में आ रहा है। सिर्फ़ वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, आप लोग की तरफ से भी कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। तो आप लोग के कॉपी में कितना नंबर कितना आ रहा है? हम लोग 60 नंबर तक डिस्कस कर चुके हैं। 60 नंबर में आप लोग का अभी तक कितना नंबर आया है? ये जून 2024 वाले पेपर में आप लोग को एक बार कमेंट करके बताना है। ठीक है? आई होप कि आप लोग अपने टारगेट को लेके सीरियस होंगे और मिशन जेआरएफ के लिए रेडी होंगे आप लोग दिसंबर 2024 साइकिल के लिए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम लोग 60 से आगे का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना हेल्थ को आप लोग ध्यान देना है। और ये ठंडा वाला जो एरिया चल रहा है, अभी जो ठंडा वाला मौसम जो चल रहा है, अधिकतर स्टूडेंट इस समय पे आके थोड़ा ढीला पड़ जाएँगे। रज़ाई में ज़्यादा रहने का आदत हो जाएगा, सोने का आदत हो जाएगा। लेकिन अगर इस समय में यदि आप फ़ोकस करके ज़्यादा मेहनत कर देते हैं, तो दुगना छलांग आप लगा सकते हो। तो ये सब अपॉर्च्युनिटी को छोड़ना नहीं है। जब कोई नहीं मेहनत कर रहा होता है और तभी आप अगर मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप लोग दुगना रफ़्तार से आगे बढ़ेंगे। ठीक है? इसीलिए ये वाला जो समय चल रहा है, दिसंबर वाला जो समय चल रहा है, तो ये सब एरिया को भुनाना है अपने लिए, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, बस इतना ही। बाकी तो आप लोग सीरियस होंगे ही, नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीजी अपना कंप्लीट कर चुके हैं, तो उतना तो खुद में ही समझ में आ रहा होगा कि और क्या करना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ को ठीक रखना है और अपने करियर को लेके सीरियस हो जाना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।